हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप लोग बहुत अच्छे वे में ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं इस इक्विवेलेंट सर्किट को एक बार फिर से बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। लास्ट में जब आप इसको पूरे तरीके से अच्छे से सीख जाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या चीज़ें हमें दिखाना होता है, उसको हम दिखा लेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसे इसको सारी चीज़ों को एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, एक चीज समझिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूंगा। सबसे पहले उस पॉइंट को ही समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई मेरा ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, क्या है ये, मेरा कोई ट्रांसफार्मर है। अभी मैं ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक मतलब कि पॉइंट है, उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, इसको हमने सेकेंडरी वाइंडिंग बोल दिया। ठीक, अब दोस्तों इस साइड जिस साइड हमारा सप्लाई यहाँ पे वोल्टेज को लगाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने V1 वोल्टेज को अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारी करंट क्या होगी, I1 जनरेट होगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण हमारा एक फ्लक्स जनरेट होगा। यहाँ पे हमारा फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम फ्लक्स इसे हम बोलते हैं। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, I2 करंट हमारी होगी और यहाँ पे हमारा V2 वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, इस बात को आई होप सभी लोग जानते होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा E1 EMF जनरेट होगा प्राइमरी वाइंडिंग के लिए। ठीक है, E1 जो EMF जनरेट होगा प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ड्यू टू किसके कारण, ये हमारा V2 और I1 के कारण, हमारा सॉरी V1 और I1 के कारण हमारा E2 वोल्टेज एक हमारी वाइंडिंग में एंड प्राइमरी वाइंडिंग में जनरेट होता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ही हमने यहाँ के लिए बोला वैसे ही सेकेंडरी के लिए हमारा E2 यहाँ पे जनरेट होता है। किसके कारण, V2 और I1 I2 के कारण। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पे मेरा फाइम रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, ये मेरा क्या है, ये जो यहाँ पे लपेटा गया है, इसे आप लोग तार ही तो बोलेंगे, कंडक्टर ही तो बोलेंगे। और दोस्तों जब भी बात की जाएगी कंडक्टर की, तो कंडक्टर में कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस रहा होगा। क्या कहेंगे हम, कंडक्टर होगा तो कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस रहा होगा, रेजिस्टेंस रहा होगा दोस्तों। और बाइंडिंग है तो बाइंडिंग का कुछ ना कुछ रिएक्टेंस रहा होगा। तो ये दोनों पैरामीटर को आप लोग याद रखेंगे, यही दोनों पैरामीटर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया दोस्तों, कंडक्टर में यहाँ पे हमने क्या लपेटा है, वाइंडिंग जो है तार ही तो है, तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस है तो हमारे, अगर यहाँ पे वाइंडिंग हमने बनाया है तो इसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस भी होगा। ठीक है, आई होप ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ अपने इक्विवेलेंट सर्किट को, ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को, जो कि आप लोगों को बहुत ही टफ टॉपिक लगता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हमने जो रेजिस्टेंस लिया है R1 है। सेकंड प्राइमरी वाइंडिंग का जो हमारे कंप्लीटली यहाँ पे हम प्राइमरी वाइंडिंग को यहाँ से यहाँ तक का डिनोट करवा रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हमने क्या लिखा दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 होगा, उसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस रहा होगा। ठीक है, कंडक्टर का कुछ ना कुछ रिएक्टेंस रहा होगा, तो हमने X1 से डिनोट किया। दोस्तों इस पार्ट को आप लोग समझिएगा, ये पार्ट पूरा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू देखेंगे तो 3 से 5% बहुत ही कम होता है दोस्तों, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। परसेंटेज में 3 से 5% बोला जाए कितना है, तो आप लोग उसका मान भाग देके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, इसे हम वर्किंग कंपोनेंट बोलेंगे, इस साइड वाले को, रजिस्टिव वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, वर्किंग कंपोनेंट बोलेंगे। और इस वाले पार्ट को हमने, रिएक्टिव पार्ट को हमने क्या बोला है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बात आप लोग नो लोड वाली कंडीशन जब आप लोगों को हमने बताया था तो वहां पे आप लोगों को बताया था। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आई नॉट की वैल्यू जो होती है 3 से 5% होती है। ठीक, अब दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ जो जनरेट हुआ है E1 हमने जिसको नाम दिया है वो है। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैकेनिकली ट्रांसफार्मर में आइसोलेशन होता ही नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ सकते हैं हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा एंड रिएक्टेंस हमारा X2 हो जाएगा। बात करते हैं तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, तो जिसे हम बोल रहे हैं I2। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मेरा V2 है। ठीक है, इसे V2 हमारा ये वोल्टेज है। ठीक है, यानी V2 जो हमारा, जैसे हमने यहाँ पे V1 वोल्टेज को बताया वैसे ही यहाँ पे हमारा V2 वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के कारण ही हमारा ये जो सेकेंडरी में जनरेट हो रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग के कारण ही हो रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ से हर एक चीज को सुनिएगा दोस्तों, ये चीज समझ सकते हैं, R और X को हम Z बोल सकते हैं, तो यहाँ वाली पूरे पॉइंट को Z बोल सकते हैं। ये भी हमारा Z, इसे हम Z1 नाम दे देंगे, इसे हम Z2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, बट आगे चलिएगा दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट को सिखाना चाहूंगा, आप लोग जो कि जानते होंगे। प्रैक्टिकली मैं बात करता हूं, यहां पे मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं क्या, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या होता है दोस्तों, इसको भी समझिएगा। प्रैक्टिकली आप लोगों ने सुना होगा E2
E2 बाई E1 इक्वल टू जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसकी बात कर रहा हूँ, E2 बाई E1 N2 बाई N1 इक्वल टू क्या होता है, K होता है। किस किस केस में होता है, प्रैक्टिकल केस में होता है। दोस्तों एक चीज आप लोगों ने आई होप और सुना होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आइडियली मैं बात करूं आइडियल कंडीशन के लिए, तो आइडियल के लिए आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे भाई, कि जो हमारा V2 बाई V1 इक्वल टू यहाँ पे I1 बाई I2 जो होता है ये किसके बराबर होता है दोस्तों, K के होता है। ये हमारा किस कंडीशन के लिए है, आइडियल कंडीशन के लिए है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। K क्या है, जहां पे K हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे जहां K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। इसे हम बोलते ही हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मेरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हमारा दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक हम एक्सी बोलेंगे, एक हमारा एक्सम है। अब दोस्तों इसको भी समझ लीजिए, एक्सी और एक्सम का भी काम कर लेते हैं। तो आरसी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आरसी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, आरसी की बात कर रहा हूं तो ये मेरा हो जाएगा E1 यानी प्राइमरी वाइंडिंग का जनरेटेड ईएमएफ अपान जो वर्किंग कंपोनेंट का यहाँ पे है हमारा करंट, वर्किंग कंपोनेंट का जो करंट है उसकी बात की जा रही है। दोस्तों E इक्वल टू बी बराबर IR पढ़े होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आरसी को बता दिया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे इसका गुणा कर लेंगे तो वही तो हो जाएगा, V इक्वल टू IR पढ़े होंगे नियम के अकॉर्डिंग, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए वैसे ही मैं बात कर लूंगा दोस्तों। अब हमने आरसी को बात किया, एक्सएम की भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सएम की भी बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, एक्सएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली जैसे आपने उसको बताया, तो E1 बाई ये हो जाएगा I म्यू के। ठीक है, इसे हम I म्यू से डिनोट करते हैं। तो आई होप ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। इतनी पॉइंट्स को आप लोग आई होप सभी ने लिख भी लिया होगा। दोस्तों ये सब हमने चीजें बताई हैं आप लोगों को आगे समझने के लिए। ये क्या है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ये आप लोग प्रैक्टिकली क्या होता है इसको भी ध्यान रखिएगा। आइडियली देख लिया कि V2 बाई जब V1 के टर्म में रहेगा, V1 और I1 के टर्म में रहेगा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैं अब रेफर्ड वैल्यूज को दिखाना चाहूंगा। अब देखिएगा, यानी रेफर्ड वैल्यूज का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको भी समझिएगा आप लोग। रेफर्ड करने का मतलब क्या होता है, यानी हम कह रहे हैं कि रेफर्ड। ठीक है, रेफर आप लोगों ने एक काम सुना होगा दोस्तों कि हम किसी हॉस्पिटल में बात की जाती है, जब किसी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति मरीज होता है तो होता क्या है कि उस व्यक्ति को, जहां पे हमारा उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा चीजें होती हैं जो कि न होने के कारण, तो हम बोल देते हैं कि चलिए यहाँ से, या डॉक्टर बोलता है कि यहाँ से हम आपको रेफर कर रहे हैं PGI के लिए। ठीक है, या फिर दिल्ली में जो बहुत ही फेमस हॉस्पिटल होगी वहां के लिए, या कोई भी हॉस्पिटल जो फेमस होगी वहां पे वो रेफर कर देता है। ठीक है, यानी कहने की बात क्या है कि व्यक्ति हमारा वही रहता है, बस वहां पे काम करने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी व्यक्ति हमारा क्या हो जाता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सेम रहता है, मरीज, वो तो नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग रेफर्ड का मतलब मैं आप लोगों को लिखना चाहूँ एक लाइन में, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग रेफर्ड वैल्यू मैं लिखना चाह रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, रेफर्ड वैल्यू। ठीक है, अब देखिएगा रेफर्ड वैल्यू मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट्स को। रेफर्ड मतलब क्या होता है, लिखिएगा यहाँ पे, रेफर्ड का मतलब सेकेंडरी साइड के पैरामीटर, सेकेंडरी साइड के पैरामीटर को प्राइमरी साइड में लाना। ठीक है, पैरामीटर को प्राइमरी साइड में लाना हमारा रेफर्ड कहलाता है। ठीक है, आई होप सभी को ये पता हो गया कि रेफर्ड हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, रेफर्ड हमने क्या बोला दोस्तों कि रेफर्ड का मतलब होता है कि हमारा कोई भी सेकेंडरी का पैरामीटर होगा, अगर प्राइमरी साइड में हम उसे ला रहे हैं तो उसे हम रेफर्ड वैल्यू बोल देंगे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं दोस्तों कैसे हमारा हम बोल रहे हैं कि रेफर्ड हमारा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेफर्ड की बात करना चाहूंगा, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक,
चलिए रेफर्ड की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमने किसको रेफर्ड किया है दोस्तों, हम पहले एक एक पॉइंट को आप लोग को बता रहा हूं कि सबसे पहले हम किसको रेफर करेंगे, यहाँ पे हम R2 को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन व्यक्ति वही रहेगा, बोलेगा सर मेरा काम वही रहेगा जो मैं वहां पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, हमारे इज्जत, हमारी फुल इज्जत होनी चाहिए वहां पे भी, लेकिन हमें कुछ अच्छा से बता दीजिएगा, ठीक है। बताने का तात्पर्य क्या है कि वहां पे कुछ अच्छा काम हमें मिलना चाहिए, लेकिन काम हम वही करेंगे जो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। कहने की बात क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा R1 है, ठीक है। अब ये देखिएगा हमारा X1 है, हमने किसको लाया है दोस्तों, R2 को लाया है, ठीक है। हम यहाँ पे R2 को ला दिए दोस्तों, लेकिन R2 बोला क्या कि मेरी इज्जत में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, मैं जो वहां पे काम कर रहा था मैं यहाँ पे भी वही काम करूंगा, लेकिन हमारे जो तौर तरीके हो जाएंगे वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होगा दोस्तों, यहाँ पे मेरी ये जो होगा R2, ये R2 हम यहाँ पे डैश बोलने लगेंगे, ठीक है। व्यक्ति वही है, थोड़ा सा नाम में चेंजेस हो गया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, शक्तिमान देखे होंगे तो गंगाधर का नाम ही शक्तिमान था, शक्तिमान का नाम ही गंगाधर था, ठीक है। चलिएगा ये बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ पे सेकेंडरी को बना रहा हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग को बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे हमारा कुछ करंट फ्लो हो रही थी, I1 हमने करंट नाम दिया, यहाँ पे V1 वोल्टेज मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारी ये R2 डैश है, अब यहाँ पे मेरा E1 है, हमने अभी जो इमेजिनरी पार्ट था उसको हमने अच्छे से खल्लास कर दिया, ठीक है, उसका काम हो गया, उसको हमने जो बताना था उसको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, केवल रिएक्टेंस ही तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या था, कुछ लोड रहा होगा, लोड रहेगा, लोड के साथ मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे JDL लोड था मेरा, यहाँ पे V2 वोल्टेज था मेरा, इन सारी चीजों को आप लोग दिखते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा E2 जनरेटेड EMF जो था, ठीक है, इसको हमने दिखाया। यहाँ पे करंट क्या थी दोस्तों, ये मेरी करंट I2 थी। अब देखिएगा, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। यहाँ पे रेफर हमने किसको किया है, रेफर हमने कर लिया है R2 को, ठीक है। आप लोगों के बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें दी हुई हैं जो आप लोगों को बहुत जल्दी से समझ में नहीं आती है, ठीक है। मैं यहाँ पे हर एक चीज को अच्छे से समझा दूंगा, आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा दोस्तों, अब मेरा यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं I1 का स्क्वायर R2 डैश लिख रहा हूं इसके लिए, ठीक है। अब देखिएगा ये मेरा क्या है, बेसिकली ये हमारा क्या है, कॉपर लॉस को डिनोट करता है, ठीक है। I स्क्वायर R क्या होता है, बेसिकली ये कॉपर लॉस करवाता है, ठीक है। और R2 जो होता है दोस्तों, या R जो होता है, ये कौन सा कंपोनेंट होता है, एक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसे हम एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। R2 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे कॉपर लॉस करवाता था, वही कॉपर लॉस यहाँ पे भी करवाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ का भी तो कुछ हमारी प्राइमरी वाइंडिंग पे भी है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, इसका भी तो कुछ कॉपर लॉस होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो यानी I1 स्क्वायर R2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर R2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको यहाँ पे हम R2 डैश निकालना चाहें दोस्तों, तो R2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, I2 बटे I1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसको भी ध्यान रखेंगे, इनटू क्या है, R2 है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हमारा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 डैश, इसको हम लिखना चाहूँ I2 बटे I1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू R2। दोस्तों आप लोग एक चीज जरूर जानते होंगे कि हमने बताया है V2, ऊपर ही मैंने बताया V2 अपान V1 इक्वल टू होता है N2 अपान N1 इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज और लिखना, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I1 बाई I2, ठीक है। अब देखिएगा ये किसके बराबर है दोस्तों, ये मेरा है K के बराबर है, ठीक है। K के बराबर है कि नहीं है, इस बात को समझिएगा, सभी लोग समझेंगे कि हमारा K के बराबर कैसे है, ये हमने आइडियली आप लोगों को बताया है, ठीक है। और प्रैक्टिकली देखिएगा, यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, अगर मैं I2 बाई, चलिए एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, आई होप सभी लोग नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। I1 अपान I2 यही चीज को मैं लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, बराबर K हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं लिखना चाहूं दोस्तों कि I2 बाई I1 इक्वल टू क्या 1 बाई K हम लिख सकते हैं, तो हर एक स्टूडेंट बोलेगा जी हाँ सर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यही तो है ये मेरा यहाँ पे, तो इसको रख दीजिए आप लोग, तो R2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 बाई K, 1 बाई K का स्क्वायर, यानी स्क्वायर है टोटली, तो 1 बाई K का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इनटू R2 हो जाएगा। दोस्तों मैं R2 बराबर क्या लिखना चाहूँ, R2 डैश इक्वल टू क्या लिखना चाहूंगा, तो R2 बाई K स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। ये बात हर एक स्टूडेंट्स को समझ में आनी चाहिए दोस्तों, तभी जाके बातें सब आएंगी, क्लियर होंगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे R2 डैश की वैल्यू जो हो जाएगी K2 बाई
सॉरी R2/k² निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं मिटाना चाहूँ तो मिटा दूं। आई होप आप लोगों को इसको भी अपना साइड में नुक्कड़ में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें आप लोगों को हर एक स्टूडेंट्स को समझ में आनी चाहिए दोस्तों, तभी जाके आगे की बातें क्लियर हो पाएंगी। तो हमें यहाँ पे एक चीज बताइएगा कि हमें यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या, R2 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई। तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमें वैल्यू प्राप्त हुई है R2/k² प्राप्त हुई है। क्या हुई है? R2/k² प्राप्त हुई है वैल्यू। अब दोस्तों हमने R2 को यहाँ पे रेफर किया है, इसी प्रकार हम किसको रेफर करेंगे? अब हम X2 को रेफर करेंगे। किसको रेफर करेंगे? X2 को। ठीक है, चलिए अब मैं X2 को रेफर कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखिएगा मैं हर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहा हूं, तो इक्विवेलेंट सर्किट को ध्यान से समझिएगा आप लोग, हर एक चीज समझ में आने वाली है आप लोगों को। ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस था, रिएक्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, अब फिर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे एक रिएक्टेंस को लाए हैं, सेकेंडरी वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या है? ये मैं प्राइमरी वाली के लिए बना रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मेरा E1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, E1, और ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं R1 लिखूंगा इसको, और ये मेरा X1 है, ये R2 है मेरा। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? R2/k² प्राप्त हुई है। और यहाँ पे मेरा X2, यहाँ पे इसका रुतबा भी थोड़ा चेंज कर देंगे। बोलेगा सर मैं जो वहां पे काम करवा रहा था वो यहाँ पे भी काम करवाऊंगा, लेकिन हमारे थोड़े रुतबे में थोड़ी चेंजेस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपको पहनाया, अच्छे से कपड़ा वपड़ा डाल दिया है आपके ऊपर, अच्छे से पहन लिए हैं। अब आपका रुतबे में किसी प्रकार की कमी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम सेकेंडरी को बनाना चाहूंगा, तो सेकेंडरी मेरी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये मेरी सेकेंडरी बन गई, यहाँ पे भी E2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी करंट कुछ होगी, तो करंट मैंने I2 को डिनोट कर दिया, और V2 हमारा वोल्टेज है। ठीक है, और JDL है, ये JDL भी आप लोग समझिएगा, JDL भी रहेगा भी आप लोगों का। हर एक वैल्यू को हम रेफर करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा लोड रहा होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लोड क्या है मेरा दोस्तों? JDL लोड है मेरा। ठीक है, JDL लोड है। अब चलिएगा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मेरा हर एक काम तो प्राइमरी के लिए हम रेफर कर रहे हैं, यानी हर एक वैल्यू को प्राइमरी में देखना चाह पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा हर एक वैल्यू को मैं आप लोगों को प्राइमरी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा? I1 होगा। ठीक है, I1 हो गया, ये मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूं, यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी साइड की हर एक वैल्यू को मैं प्राइमरी साइड पे रेफर कर रहा हूं। रेफर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना। ठीक है, यानी हर एक पैरामीटर को मैं इस साइड लाऊंगा, तो दिखाऊंगा आप लोगों को कंप्लीट इसका सर्किट बन के क्या हमें मिलने वाला होगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम X2 की वैल्यू को डिनोट करना चाहूँ। X2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे, एक चीज मैं आप लोगों को हर एक स्टूडेंट्स को समझाया हूँ, जो कि हर एक स्टूडेंट जानता भी होगा। R2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, जब हमने क्या किया कि जब हमने X2 को रेफर किया है, तो इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए भी सर वही होगा जैसे आपने पहले बताया। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा, तो I1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? X2 हो जाएगा, काम वही है सबका। ठीक है, अपान I2 का स्क्वायर अपान X2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से X2 को हमें निकालना है, तो X2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2/I1। दोस्तों कंप्लीट दोनों का होल स्क्वायर है, मैं यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपान इंटू X2 हो जाएगा। ठीक है, यही X2 दोस्तों, इसके बराबर हमने क्या बताया अभी? इसके बराबर हमने बताया k² होता है। ठीक है, इधर टोटल की वैल्यू क्या होती है? I2/I1 क्या होता है? 1/k, और स्क्वायर कर देंगे तो 1/k² हो जाएगा। यानी I2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी दोस्तों? ये हमारा मिल जाएगी X2 अपान k² मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी कि कैसे मैंने निकाला है। इसके पहले ही हमने बताया कि k² कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा X2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे X2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, X2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? X2 की वैल्यू हो जाएगी X2 अपान k²। ठीक है, तो बेसिकली इतने सारे पैरामीटर्स को आप लोग एक बार फिर से देखेंगे तो जब पता चलेगा, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो मैं निकलवा रहा हूं यहाँ पे X2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा X2 भी निकल गया है। अब मैं कंप्लीट एक बार फिर से सर्किट भी निकालना चाहूँ, अगर सर्किट मैं बनाना चाहूँ दोस्तों एक बार फिर से, तो सर्किट आप लोग कैसे बन जाएगी देखिएगा। यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस, सॉरी रिएक्टेंस, फिर हमने रेजिस्टेंस को रेफर किया था, फिर हमने रिएक्टेंस को लाया रेफर किया, उसके बाद हम मेरा यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं आप लोगों को, हर एक चीज को आप लोगों को अभी एक बार फिर से समझ में आ जाएगी, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे मेरा V1 वोल्टेज अप्लाई किया था, यहाँ पे मेरा ये मेरा V1 वोल्टेज बोलेंगे, इसे मैं I1 बोलूंगा। ठीक है, ये मेरा क्या था दोस्तों? R1 था, इसे मैं X1 बोला था। ये मेरा क्या था दोस्तों? R2 था। ठीक है,
और ये मेरा क्या था, x2 डैश था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मेरा E2 था दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये मेरा E2 है, सॉरी E1 है भाई, प्राइमरी के लिए अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग कमेंट करते रहिए भाई, E1 है। ठीक है, यहाँ पे मेरा A हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी के लिए देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो कुछ यहाँ पे इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। ये मेरा E2 हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा E2 हो जाएगा। ठीक है, करंट हमारी क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी दोस्तों। वोल्टेज यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज की बात करूंगा तो V2 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा टर्मिनल वोल्टेज की मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरा V2 टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और JDL यह भी अभी हमें JDL भी दिखाना है। JDL क्या है, मेरा लोड है। ठीक है, ये मेरा लोड है। ठीक है, ये बात आप लोग सभी लोग जान गए होंगे कि कहाँ क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। एक बार मैं फिर से दिखा दूंगा, जैसे आप लोगों को इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों को बना के फिर से दिखा दूंगा। दोस्तों चलिएगा, समझिएगा, आप लोग एक बात को समझिएगा। इतने टोटली को हम अगर इसको हम बोलेंगे कि अगर मैं R1 और इसको ऐड करना चाहूँ, दोनों सीरीज में है, देख सकते हैं सीरीज टू कॉम्बिनेशन है। अगर देखिएगा मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूँ तो आप लोग आई होप देख पाएंगे। कैसे देखिएगा, जैसे मैं बात करूंगा, अगर यहाँ पे R इक्विवेलेंट की बात करूंगा, R इक्विवेलेंट यानी प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं R01 से डिनोट करूंगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, यानी इसे हम बोल कह सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। ठीक है, देखिएगा अब एक चीज एक टर्म और निकलेगा, यानी R1 और R2 को ऐड करूंगा, यहाँ पे R01, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, R01 को, तो इसे हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध रेफर टू प्राइमरी, यानी जो भी हमारा कंप्लीट रेजिस्टेंस है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, यहीं पे हम X01 की भी बात करूंगा तो इसे हम बोलते हैं समतुल्य यानी इक्विवेलेंट। ठीक है, समतुल्य रिएक्टेंस की बात की जा रही है, समतुल्य प्रतिघात रेफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, प्राइमरी साइड। ठीक है, ये दोनों चीजों को याद रखेंगे। अब देखिएगा मैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 डैश। ठीक है, यही तो होगा ना भाई, यही तो होगा ना, देख सकते हैं यहाँ से आप लोग R1 प्लस R2, R वाले टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, यानी हम R इक्विवेलेंट को निकालना चाह रहे हैं, तो यही तो होगा। R2 डैश की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो R2 डैश की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया कि R2 अपान क्या होता है, K स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बाई K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी और आपके बुक में यही चीजें लिखी हुई हैं। दोस्तों आपके बुक में एक चीज और लिखा है, ये जो R यहाँ पे है इक्विवेलेंट को कहीं कहीं पे यहाँ पे RE1 यानी R इक्विवेलेंट प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, या प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं ऐसे ही बात करूंगा रिएक्टेंस के लिए, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा रिएक्टेंस X01 की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, X1 प्लस X2 डैश हो जाएगा। यही तो है भाई, देख सकते हैं यहाँ से आप लोग एक चीज को देख सकते हैं। ठीक, मैं या फिर इसी वाइंडिंग को या फिर थोड़ा सा चेंजेस करूंगा तो देखिएगा अभी आप लोग, अब इसको देखिएगा यहाँ पे X01 की जब बात करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, X1 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हमने अभी आप लोगों को बताया था X2 बाई K स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो है मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हमारा निकल गया है। ठीक है, यानी रेफर टू प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट हमारा रिएक्टेंस दोनों हमारा प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पे इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं दोस्तों एक कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूं तो क्या बन जाएगा मेरा कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट, देखिएगा यानी हम कंप्लीट की बात कर रहा हूं, कंप्लीट सर्किट की, तो मेरी कंप्लीट सर्किट क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा आप लोगों को, और हर एक स्टूडेंट समझेगा तभी जाके बात समझ में आएगी दोस्तों कि आखिर हमें निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी प्राइमरी, अब देखिएगा हमने इस R इक्विवेलेंट निकाल लिया दोस्तों, तो यहाँ पे R01 लिख देंगे, हमने रिएक्टेंस को निकाला तो
यहाँ पे मेरा हो जाएगा, रिएक्टेंस को भी निकाला तो X01 लिख देंगे। ये आप लोगों को नोटेशन का एक तरीका है दोस्तों, R01 क्या है इसको आप लोग थोड़ा याद कर लेंगे, तभी आप लोगों को जाके चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। जो भी चीजें बताई दोस्तों कॉन्सेप्चुअल बताई है, कोई इसमें लिपा पोती वाला काम नहीं था। ठीक है, ये मेरा था I1, कोई भी ऐसा टर्म नहीं था जो आप लोगों को न समझ में आए। ये मेरा E1 है, ये मेरा वोल्टेज जो है दोस्तों इसको हम बोल देते हैं E1 वोल्टेज। ठीक है, ये मेरा E1 वोल्टेज। अब देखिएगा यहाँ पे प्राइमरी साइड को और सेकेंडरी साइड को भी मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी आप लोग इसको भी दिखा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा I2 करंट हो जाएगी और यहाँ पे E2 जो हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे मेरा ये सारी चीजें आप लोग इधर लोड या V1 और V2 वोल्टेज को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे V2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको दोस्तों R जो आप लोगों ने R और X को जब भी देखा होगा तो उसे हम Z बोलते थे, और Z ए क्या बन जाएगा, Z इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम इंपीडेंस बोलते हैं। Z को क्या बोलते हैं, Z इंपीडेंस होता है, यानी टोटल इंपीडेंस की बात किया जाएगा तो इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को आई होप सभी लोग जानते होंगे, ये मेरा इंपीडेंस है और प्राइमरी रेफर टू, यहाँ पर रेफर नहीं बोल सकते, अब हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट इंपीडेंस बोलेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या हो जाएगा, इंपीडेंस की वैल्यू जब भी बात कर जाएगी तो यहाँ पे हमारा होता है R01 प्लस यहाँ पे जो हमारा इमेजिनरी पार्ट एक जोड़ लेते हैं, इसमें Z को जब डिनोट करते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट X01, ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये मेरा इंपीडेंस था, क्या था, इक्विवेलेंट इंपीडेंस था। ठीक है, इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं इंपीडेंस बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इंपीडेंस बोलूंगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट इंपीडेंस है कौन सा है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये बात हमारी कंप्लीट वे में पूरी हो गई, यानी यहां तक आप लोगों को याद रखना है। अब हर एक स्टूडेंट्स को बनाना चाहिए इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनती है एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हमारे प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, उस वाइंडिंग का हमारा कुछ ना कुछ रिएक्टेंस रहा होगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 लेंगे, और दोस्तों ये हमारा होता है प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस X1 ले लेंगे। और दोस्तों एक चीज समझिएगा, यहाँ पे अपने प्राइमरी वाइंडिंग को यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोल देंगे। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। दोस्तों हमने बताया था कि इसमें एक इमेजिनरी कंपोनेंट होता है, उसको भी आप लोगों को नोट करना होता है। ठीक है, ये आपके सर्किट में क्या होता है, इंक्लूड होता है, इसलिए इसको भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस, या एक से हम यहाँ पे हमारा I0 आता है। ठीक है, I0 होता है जिसका मान होता है 3 से 5%। दोस्तों यहाँ पे मेरी करंट जैसे ही हमने V1 वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे I1 करंट होगी, यहाँ पे सॉरी V1 वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो हमारा I1 करंट जनरेट होगी, जो कि आप लोगों को सर्किट में दिखा दिया। ठीक है, चलिए ये मेरा V1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी समझ लीजिएगा कि ये क्या क्या कंपोनेंट है, इनको भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मेरा I म्यू हो जाएगा, यहाँ के लिए मेरा I म्यू हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं XM बोल देंगे। ठीक है, इसे हम XM और इसे हम RC बोल देंगे, रेजिस्टेंस RC, और यहाँ पे IW बोल देंगे, वर्किंग कंपोनेंट। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, यहाँ पे आप लोगों के बुक में कहीं कहीं I2 डैश भी लिखा गया है, तो उसको आप लोग घबराइएगा नहीं, वो जो चीजें मैं बताया हूँ इतना आप लोगों के लिए कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे E1 है। ठीक है, तो क्या किया है कि उसने सेकेंडरी करंट को रेफर किया है, आप लोग भी सेकेंडरी करंट को रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग जितना मैं दिखा रहा हूँ उतना दिखाते हैं आप लोग, उतना भी आप लोगों का कंप्लीट सही है। ठीक है, देखिए हर एक पैरामीटर को रेफर किया जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड क्या है, आप लोगों के लिए वो जरूरी करता है, मैटर वही करता है कि हमें जरूरत क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिएगा एक बार इसको फिर से दिखा देते हैं। चलिएगा, यहाँ पे हमारा बोला दोस्तों कि यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का, और इसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस रहा होगा, और यहाँ पे मेरा लोड रहेगा। ठीक है, इसको हमने लिखाया लोड को हम दोस्तों बेसिकली ZL से दिखाते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, लोड है। ठीक है, लोड को हम किससे दिखाएंगे दोस्तों, ZL से दिखाएंगे लोड को अपने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ZL हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा एक समझ सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज होगा मेरा, जिसे हम V2 बोल देंगे। ठीक है, यहाँ के लिए हमारा E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा दोस्तों, E2 सेकेंडरी वाइंडिंग का जनरेटेड EMF, और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा, सॉरी करंट फ्लो होगी, इसे हम I2 बोलेंगे। यहाँ इसके लिए रेजिस्टेंस R2 ले लेंगे, और इसके लिए रिएक्टेंस X2 ले लेंगे। ठीक है, कंप्लीट वे में आप लोगों से हमने बात कर लिया। ये कंप्लीट मेरा क्या है दोस्तों, इक्विवेलेंट सर्किट है, ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से बना लेंगे। और ये मेरा होता है, इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं दोस्तों। इस साइड को ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग के हर एक पैरामीटर को लिखा गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।